नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सीबीएसई के 12वीं बोर्ड के नतीजों की। दरअसल सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 87.33% बच्चे 12वीं बोर्ड के एग्जाम में पास हुए हैं। तो सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के एग्जाम के नतीजे घोषित कर दिए हैं। तो सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। 87.33% बच्चे पास हुए हैं। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड एग्जाम में लड़कियों ने बाजी मारी है। 90.68% छात्राएं, 84.67% छात्र पास हुए हैं। अगर पिछले साल से तुलना करें तो इस साल 5% रिजल्ट कम रहा है, यानी कि 5% कम बच्चे पिछले साल की तुलना में पास हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। कुल 87.33% बच्चे पास हुए हैं। सीबीएसई के 12वीं के बोर्ड एग्जाम में लड़कियों ने बाजी मारी है। 90.68% लड़कियां और 84.67% लड़के पास हुए हैं, यानी कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले 6.01% आगे रही। त्रिवेंद्रम रीजन 99.91% पास परसेंटेज के साथ टॉप पर रहा। उसके बाद बेंगलुरु 98.64%, चेन्नई 97.40%, दिल्ली वेस्ट 93.24% और चंडीगढ़ 91.84% परसेंटेज के साथ दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पायदान पर रहा। अनहेल्दी कंपटीशन से बचने के लिए इस बार रिजल्ट में कुछ बदलाव भी देखने को मिले। रिजल्ट के साथ स्टूडेंट की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन की जानकारी नहीं दी गई। साथ ही मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की गई। वहीं सब्जेक्ट वाइज सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले 0.1% स्टूडेंट्स को क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। हालांकि कुछ फर्जी खबरें भी लगातार सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसमें परीक्षा के बाद रिजल्ट की तारीख को लेकर के सस्पेंस बना हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उन तमाम फर्जी पोस्ट पर अब कहीं ना कहीं पहरा लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। एक बार फिर से लड़कियां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में बाजी मारती हुई नजर आ रही हैं। कल सुप्रीम कोर्ट से शिंदे सरकार को बड़ी राहत मिली, जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे को बड़ी चुनौती दी है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की सीएम शिंदे और बीजेपी को बड़ी चुनौती। उद्धव ठाकरे ने चुनाव का सामना करने की चुनौती बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे को दी है। जनता को लेने दें आखिरी फैसला, यह उद्धव ठाकरे ने कहा है। उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे से इस्तीफे की भी मांग की है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मेरी तरह नैतिकता के आधार पर सीएम शिंदे अपना इस्तीफा दें। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे को चुनौती दी है। उद्धव ने नए चुनाव का सामना करने की चुनौती दी है और कहा है कि जनता को आखिरी फैसला लेने दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने सीएम पद से इस्तीफा दिया था, उसी तरह एकनाथ शिंदे को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर बगावत करने वाले शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लिया तो वे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को अंतरिम राहत मिली है। स्पीकर को जल्द से जल्द मामले को लेकर फैसला लेना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले को लेकर अहम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने शिंदे को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति को लेकर के तो मुहर लगा दी थी, लेकिन साथ ही साथ राज्यपाल और स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए थे। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट के लिए कहना सही नहीं था, क्योंकि उनके पास इस बात के कोई प्रमाण नहीं थे कि उद्धव ने सदन में बहुमत खो दिया। तो एक और
शिंदे सरकार को राहत मिली है, लेकिन अब मामले को लेकर सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। कल देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें नैतिकता का पाठ उद्धव ठाकरे से सीखने की जरूरत नहीं है और जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है वो नियम और कायदों के मुताबिक ही बनी है। अब उद्धव ठाकरे चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आपको इतना ही भरोसा है तो एक बार फिर से चुनाव का सामना कीजिए, जनता को फैसला करने दीजिए और जो जनता कहेगी, जिस सरकार को जनता चुनेगी उसको महाराष्ट्र में राज करने दीजिए। क्योंकि लगातार अब उद्धव ठाकरे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से मैंने इस्तीफा दिया था उसी तरह से नैतिकता के आधार पर एकनाथ शिंदे को भी इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो फिर उन्हें राहत दी जा सकती थी। लेकिन क्या अब उद्धव ठाकरे दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अयोग्यता को लेकर के विधायकों की जो अयोग्य 16 विधायक हैं उनकी अयोग्यता को लेकर के फैसला होना है। स्पीकर इस पर कब तक फैसला करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। बुलेटिन में अब बात कर्नाटक में हुए चुनाव की। दरअसल कर्नाटक में हुए चुनाव में ईवीएम को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर अब कांग्रेस पार्टी को जवाब भी मिल गया है। तो कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। सीधे तौर पर चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि पहली बार सभी ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है। कांग्रेस ने पहले भी इन ईवीएम के इस्तेमाल होने की आशंका जताई थी, आरोप लगाया था कि इन ईवीएम का पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। कांग्रेस ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में इन ईवीएम का इस्तेमाल हो चुका है। तो कर्नाटक के एग्जिट पोल में भले ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने इस बार भी ईवीएम का राग छेड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम का राग अलापा है, लेकिन इस बार ईवीएम पर सवाल उठाना कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ गया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इन सभी ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार हुआ है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि इन ईवीएम का उपयोग दक्षिण अफ्रीका में पहले हो चुका है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि ऐसी अफवाह फैलाने वाली झूठी सूचना के स्रोतों को कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जानती थी कि कर्नाटक में केवल ECIL निर्मित ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी बताएगी कि उसे यह जानकारी कहां से मिली थी कि जिन ईवीएम का इस्तेमाल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हुआ है उनका इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका में भी हो चुका है? क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए ताकि जो झूठी गंभीर अफवाह फैलाने वाली जानकारी प्रदान कर रहा है उस पर कार्रवाई हो सके। बुलेटिन में अब बात मोका साइक्लोन की भी कर लेते हैं। दरअसल मोका साइक्लोन गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। हवाओं की रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है। तूफान के बांग्लादेश म्यांमार तट की ओर जाने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। मछुआरों को भी रविवार तक बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। रविवार को 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद जताई गई है। तो मोका साइक्लोन को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें कि मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है कि रविवार तक जो हवाओं की रफ्तार है वो 175 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। यानी कि मोका साइक्लोन गंभीर चक्रवाती तूफान में पहले ही बदल चुका है। 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और कई जगहों पर बारिश की संभावना भी जताई गई है। नॉर्थ ईस्ट में खासतौर पर इसका खास असर देखने को मिल रहा है। तो मोका तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। आईएमडी से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम को 5:30 पर यह तूफान गंभीर हो गया। आईएमडी ने तूफान के बांग्लादेश म्यांमार तट की ओर जाने का अनुमान लगाया है। साथ ही मछुआरों और शिप्स को रविवार तक मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी एवं उत्तरी अंडमान सागर में न जाने की सलाह दी गई है। वहां पहले से मौजूद जहाजों को तट पर लौटने के लिए कहा गया है। मोका की वजह से
त्रिपुरा और मिजोरम में शनिवार को भारी बारिश होने की संभावना है। रविवार को नागालैंड, मणिपुर और साउथ असम में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान रविवार को उत्तर पूर्व में मुड़ जाएगा। तूफान के बांग्लादेश के कॉक्स बाजार और म्यांमार के सितवे शहर के बीच लैंडफॉल करने की उम्मीद है। इस दौरान 175 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती हुई नजर आएंगी। एक और अहम जानकारी आपको दे दे, मोका तूफान को लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार अलर्ट हो गई है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 8 टीमों को तैनात किया गया है। 200 बचाव कर्मियों को भी तैनात किया गया है। 100 बचाव कर्मियों को स्टैंड बाय में रखा गया है, यानी कि मोका साइक्लोन की वजह से ज्यादा नुकसान ना हो, इसको लेकर एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। बाकायदा 200 बचाव कर्मियों को मैदान में उतार दिया गया है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 8 टीमें भी लगा दी गई हैं। कुल मिलाकर तैयारियां चाक चौबंद नजर आ रही हैं ताकि किसी तरह से ज्यादा नुकसान मोका साइक्लोन की वजह से देखने को ना मिले। तो मोका तूफान का जो खतरा है वो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बताया जा रहा है। यह संभावना जताई जा रही है कि असम, दक्षिण असम की अगर मैं बात करूं, मिजोरम की बात करूं, मणिपुर की बात करूं या फिर पश्चिम बंगाल की बात करूं, तो इन जगहों पर मोका तूफान का ज्यादा खतरा मंडरा सकता है, जिसकी वजह से एनडीआरएफ को अब तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह से ज्यादा नुकसान यहां पर ना हो। एक और बड़ी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे दें, त्रिपुरा और मिजोरम में 13 मई को बारिश की संभावना मोका तूफान की वजह से जताई गई है। साथ ही साथ मणिपुर, नागालैंड, दक्षिण असम में 14 मई को बारिश के आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 8 टीमों को तैनात किया गया है। साइक्लोन से 200 बचाव कर्मी निपटने के लिए लगाए गए हैं। स्टैंड बाय पर 100 बचाव कर्मियों को रखा गया है। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे दें कि मोका तूफान का नाम मोका कैसे पड़ा है। यमन देश ने नाम तय किए थे। यमन के तटीय शहर मोका ने 500 साल पहले मोका कॉफी पेश की थी दुनिया के सामने। मोका कॉफी यमन की आई थी और उसी शहर के नाम पर इस तूफान को मोका नाम दिया गया है। अब बात अगर भारत की करें तो भारत में ऐसे कितने इलाके हैं जहां पर साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। तो जानकारी के लिए बता दें कि भारत के समुद्र तट की अगर लंबाई की बात करें तो 7,500 किलोमीटर से ज्यादा भारत का समुद्र तट है। 76% इसमें से सुनामी के खतरे वाला इलाका है, यानी कि 76% इलाके में सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। त्रिपुरा और मिजोरम में, जिस तरह से मैं पहले भी आपको जानकारी दे चुका हूं कि 13 मई को बारिश की संभावना जताई गई है। तो मोका तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। चाक चौबंद व्यवस्था जरूर की गई है, नुकसान ना हो इसको लेकर के व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि इस जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं इसका असर 2024 में भी देखने को मिलेगा। मैनिफेस्टो की बात करें अगर दोनों ही पार्टियों के, बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करें, तो उसमें क्या हमें देखने को मिला। बीजेपी ने पीएफआई पर बैन का वादा किया, कांग्रेस पार्टी ने उसके पलटवार में बजरंग दल पर बैन लगाने